अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री नजमा हेपतुल्ला ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। नजमा हेपतुल्ला की जगह मुख्तार अब्बास नकवी को नया अल्पसंख्यक मामलों का मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा भारी उद्योग मंत्री जीएम सिद्धेश्वर ने भी इस्तीफा दिया है। उनकी जगह बाबुल सुप्रियो को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। राष्ट्रपति ने दोनों मंत्रियों के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं और माना जा रहा है कि नजमा हेपतुल्ला को उनकी उम्र की वजह से हटाया गया है और हाल ही में मोदी कैबिनेट ने कैबिनेट का विस्तार किया था। हालांकि उसमें यह फैसला नहीं लिया गया था और अब कुछ दिन बाद इन मंत्रियों से इस्तीफे लिए गए। राज बब्बर को यूपी कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। 2017 में यूपी में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस ने राज बब्बर पर दांव खेला है। राज बब्बर पहले समाजवादी पार्टी में थे, लेकिन बाद में वो कांग्रेस में आ गए थे और डिंपल यादव को यूपी में हराकर उन्होंने सुर्खियां बटोरी थी। विजिटर डायरी मामले में सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर रंजीत सिन्हा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इस मामले की जांच कर रहे पैनल में अपनी रिपोर्ट में रंजीत सिन्हा के घर की विजिटर डायरी को सही ठहराया है। जांच कमेटी ने पहली नजर में यह पाया कि रंजीत सिन्हा ने कोल ब्लॉक घोटाले की जांच को प्रभावित करने की कोशिश की। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर रंजीत सिन्हा पर क्या एक्शन लिया जाए, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रिजर्व रखा है। गौरतलब है कि सीबीआई डायरेक्टर के घर की विजिटर डायरी में कोल घोटाले के आरोपियों की रंजीत सिन्हा से मुलाकात का जिक्र है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए पैनल का गठन किया था। कल की जोरदार तेजी का सिलसिला आज भी बाजार को देखने को मिला। अच्छे विदेशी संकेतों के चलते आज भी बाजार में खरीदारी देखने को मिली और बाजार 11 महीने की ऊंचाई पर बंद होने में कामयाब रहा। आज के कारोबार में सेंसेक्स 181 अंक और निफ्टी 53 अंक की बढ़त के साथ बंद हुए। गोल्ड इंपोर्ट में भारी गिरावट आ गई है। जनवरी से जून के बीच गोल्ड इंपोर्ट 50% घटा है। इस दौरान 199 टन गोल्ड इंपोर्ट हुआ। जानकारों का मानना है कि इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा होने से इंपोर्ट में भारी गिरावट आई है। सोने चांदी में उतार चढ़ाव जारी है। विदेशी बाजार में सोने का भाव $1,356 प्रति औंस के करीब है। बीते सत्र में भाव $1,370 के पार पहुंचने के बाद लुढ़क गया था और फिलहाल सोने के भाव में मामूली गिरावट है। विदेशी बाजार में चांदी का भाव $20.50 के प्रति औंस के करीब है और पिछले सत्र में चांदी का भाव करीब $20.70 के स्तर तक पहुंचा था। फिलहाल चांदी में करीब 1% की तेजी है। क्यूज कॉर्प के आईपीओ की शानदार लिस्टिंग हुई है। कंपनी ने 56% प्रीमियम के साथ बीएसई पर ₹494 पर लिस्टिंग की है, जबकि इशू प्राइस ₹317 था। इशू के जरिए कंपनी की करीब 1200 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। इशू 13 जुलाई तक खुला रहेगा। संसद की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी यानी पीएससी ने 5 टेलीकॉम कंपनियों के सीईओज को तलब किया है। जी बिजनेस को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पीएससी ने टेलीकॉम कंपनियों को उनकी आय कम दिखाने पर तलब किया है। जिन कंपनियों के सीईओज को बुलाया गया है उनमें एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, आरकॉम, टाटा टेली के सीईओज शामिल हैं। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में 6 टेलीकॉम कंपनियों पर अपनी आय 46,000 करोड़ रुपए कम दिखाने की बात कही थी। महाराष्ट्र के सब्जी और फल कारोबारियों की हड़ताल से सब्जियों के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। किसानों को सीधे बिक्री का मौका देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने सब्जी और फलों को थोक बाजार से अलग करने का फैसला किया है, जिसके विरोध में थोक कारोबारी हड़ताल पर है। हड़ताल के कारण नवी मुंबई में गोभी, पत्ता गोभी, तुरई के दाम 2 दिन में ही 50% तक बढ़ गए। बैटरी प्रोडक्शन कंपनी एक्साइड इंश्योरेंस कारोबार बेच सकती है। सूत्रों के मुताबिक कंपनी की आईसीआईसीआई प्रो लाइफ और सैमसंग लाइफ इंश्योरेंस से बात चल रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक करीब 6,500 करोड़ रुपए में डील होने की उम्मीद है।
कोल इंडिया बोर्ड ने शेयर बायबैक को मंजूरी दे दी है। 335 रुपए प्रति शेयर पर बायबैक होगा। कोल इंडिया का बायबैक के जरिए 3650 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। अक्टूबर तक बायबैक किया जा सकता है और सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि वित्त वर्ष 2017 में कोल इंडिया में हिस्सा सरकार बेच सकती है। L&T इन्फोटेक के आईपीओ को अच्छा रिस्पांस मिला है। आज ही इशू पूरा भर गया है और अब तक 3.28 गुना इशू भरा है। L&T इन्फोटेक का आईपीओ आ रहा है और कंपनी ने 705 से 710 रुपए के बीच प्राइस बैंड तय किया है। इशू से करीब 1234 से 1243 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। सरकार ई कॉमर्स कंपनियों पर नकेल कसने की तैयारी कर रही है। आज कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय ने ई कॉमर्स कंपनियों के साथ बैठक की, जिसमें ई कॉमर्स कंपनियों को ग्राहकों की परेशानी जल्द से जल्द दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय की हेल्पलाइन पर सबसे ज्यादा ई कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ शिकायतें मिली हैं और सूत्रों के मुताबिक सरकार कंज्यूमर्स की मदद के लिए गाइडलाइंस भी बना सकती है। टेक महिंद्रा के वाइस चेयरमैन विनीत नायर देश में सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले अधिकारी बन गए। विनीत नायर को टेक महिंद्रा ने इस साल करीब 180 करोड़ रुपए बतौर वेतन दिए हैं। हालांकि इसमें कंपनी ने करीब 178 करोड़ रुपए के शेयर भी दिए हैं। 77 साल के विनीत नायर एक पूर्व आईएएस अधिकारी हैं और लगभग 30 सालों से प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं। नीति आयोग ने रोजगार पैदा करने वाले सेक्टर्स के लिए टेक्सटाइल सेक्टर जैसे ही बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान करने की सिफारिश की है। नीति आयोग ने कोस्टल एरिया में एसईजेड डेवलप करने पर जोर दिया है ताकि लॉजिस्टिक्स खर्च में कमी लाई जा सके। कश्मीर में कई इलाकों में कर्फ्यू जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है कि कश्मीर के लोग शांति बनाए रखें। पीएम आवास पर एक हाई लेवल मीटिंग में पीएम ने कहा कि इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि किसी निर्दोष आदमी को कोई नुकसान न पहुंचे। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले कांग्रेस को सियासी झटका लगा है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष निर्मल खत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और सूत्रों के मुताबिक निर्मल खत्री ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेज दिया है। निर्मल खत्री ने लिखित में अपना इस्तीफा सोनिया गांधी को भेजा है और सूत्रों के मुताबिक पार्टी हाईकमान ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। मानसून के मोर्चे पर राहत की खबर है। अगले 48 घंटे में पूरे देश में मानसून पहुंचने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन में मानसून पूरे देश को कवर कर सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक बीते सोमवार को सामान्य से 33% ज्यादा बारिश हुई है और इस सीजन में अब तक सामान्य से 2% ज्यादा बारिश हो चुकी है। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, राजस्थान बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात झेल रहे हैं। मध्य प्रदेश में बाढ़ और बारिश के बाद मरने वालों की संख्या 20 के ऊपर पहुंच गई है। 3 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। 7,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। महाराष्ट्र में भी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं और नासिक और गढ़चिरौली के कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। नई दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल NDMC ने दिल्ली में पहला 3D पेंटिंग स्पीड ब्रेकर बनाया है। इसे राजाजी मार्ग पर बनवाया गया है। इसे देखने में ऐसा लगता है कि इस सड़क पर कोई स्पीड ब्रेकर मौजूद है, जिससे लोग अपनी गाड़ी की स्पीड को फौरन कंट्रोल में कर लेंगे। इस स्पीड ब्रेकर से आपको झटके नहीं लगेंगे और रात में भी ये साफ नजर आता है। कंजर्वेटिव पार्टी की थेरेसा मे ब्रिटेन की अगली प्राइम मिनिस्टर होंगी। डेविड कैमरन के पोस्ट से हटने के फैसले के बाद थेरेसा और एंड्रिया लिट्सम पीएम पद की दौड़ में थी, लेकिन
लीडसम ने सोमवार को अचानक अपना नाम वापस ले लिया। 26 साल बाद कोई महिला ब्रिटेन की पीएम बनने जा रही है। थेरेसा से पहले इस पोस्ट तक पहुंचने वाली पहली महिला मार्गरेट थैचर थी। ऑटो इंडस्ट्री की दिक्कतों को दूर करने के लिए रेलवे ने एक नई पहल की है। रेलवे ऑटो एक्सप्रेस के नाम से ट्रेन चलाने जा रहा है। फिलहाल ऑटो इंडस्ट्री बड़े बड़े ट्रकों से ही कारों की डिलीवरी करती है। ट्रकों से कार भेजना महंगा भी होता है, साथ ही इसमें समय भी लगता है। आमतौर पर एक ट्रक को गुरुग्राम से कर्नाटक जैसी जगहों पर पहुंचने में 110 घंटे लगते हैं, जबकि ट्रक में एक बार में सिर्फ 12 से 15 कारें ही आती हैं। लेकिन ट्रेन से यह समय लगभग आधा हो जाएगा और कारों की डिलीवरी पर 6000 कारें एक साथ डिलीवर की जा सकेंगी। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई सर्विस क्वालिटी को लेकर उपभोक्ताओं की दिक्कतों को दूर करने के लिए नया ओम्बड्समैन मैकेनिज्म बनाना चाहता है। इसके लिए ट्राई लोगों का फीडबैक लेने पर विचार कर रहा है। आईडीएफसी बैंक ने माइक्रो फाइनेंस कंपनी ग्रामा विद्याल को खरीदने का ऐलान किया है। आईडीएफसी बैंक ने 100% शेयर खरीदने के लिए ग्रामा विद्याल के साथ शेयर परचेज एग्रीमेंट साइन किया है। औद्योगिक उत्पादन के मोर्चे पर अच्छी खबर है। मई में इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी आईआईपी के आंकड़े उम्मीद से बेहतर रहे हैं। मई में आईआईपी ग्रोथ -0.8% से बढ़कर 1.2% हो गई।